स्टडी करने के बाद हम क्या सीखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें रिस्क के बारे में है, रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिस्क की टाइप के हैं, और उसमें डिफरेंट हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आप इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप और ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ट्रेड ऑफ जो है वो मतलब टू चूज़ वन थिंग एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, तो इसको ट्रेड ऑफ कहते हैं। तो उसका रिस्क और रिटर्न के दरमियान में ट्रेड ऑफ क्या है और उसका रिलेशनशिप क्या है। डिफाइन रिस्क एंड रिटर्न एंड शो हाउ टू मेजर देम बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न, standard deviation and coefficient of variation. Discuss the different types of investor attitude towards risk. Explain risk and return in a portfolio context and distinguish between individual security and portfolio risk. Distinguish between avoidable unsystematic risk and unavoidable systematic risk, and explain how proper diversification can eliminate one of these risks. Next is define and explain the capital asset pricing model, beta, and the characteristic line. Calculate a required rate of return using the capital asset pricing model. Demonstrate how the security market line can be used to describe this relationship between expected rate of return and systematic risk. Explain what is meant by an efficient financial market and describe 3 levels or forms of market efficiency. ये सारे कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे वंस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। इस चैप्टर को भी हम 2 स्लाइड्स में कवर करेंगे। फर्स्ट स्लाइड जो है वो पोर्टफोलियो रिस्क तक होगा, और उसके बाद फिर जो अवॉइडेबल और सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क है, और फिर CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे टुवर्ड्स द एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट। तो पहले है रिस्क एंड रिटर्न, तो इसमें हम डिफाइन करेंगे रिस्क और रिटर्न क्या होता है। यूजिंग प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन टू मेजर रिस्क, के डिफरेंट जो हमारे रिस्क पोर्टफोलियो हैं, फॉर एग्जांपल के इसका 1% रिस्क है, और -1% और -5% है, और 9% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 100% या 1 को हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फॉर एग्जांपल 9% इसका रिटर्न होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके 10% चांस है, तो हम लिखेंगे 0.1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस रिस्क को मेजर करने के हम वो क्या हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि इतना रिटर्न आएगा, और डिफरेंट हमारे पास सिनेरियो होंगे। एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, risk and return in a portfolio context, diversification, the capital asset pricing model, efficient financial market। अच्छा, अभी defining return, return क्या है हमारा, income received on an investment, हमने जो income एक investment पे receive किया dividend for example, plus any change in the market price, और कोई भी change market price में है वो negative भी हो सकती है, positive भी हो सकती है, उसको हमने प्लस करना है विद द इनकम वी रिसीव लाइक डिविडेंड। तो इसको हम क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस एज अ परसेंट ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फार्मूला में आपको ये डेफिनेशन जो है रिटर्न की बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। तो इसमें क्या किया है, ये आपका रिटर्न है, और उसके बाद ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, और ये जो ये है मार्केट प्राइस में जो फ़र्क है कि एट टी एंड T-1 जो मार्केट प्राइस में फ़र्क है, और उसको हमने डिवाइड किया जो इसका चेंज ऑफ द मार्केट प्राइस है, जो चेंज होकर मार्केट प्राइस बनी है उससे हमने डिवाइड किया। तो ये एग्जांपल से हमें बहुत वाज़ेह इसका पता चल जाएगा। रिटर्न एग्जांपल क्या है कि स्टॉक प्राइस फॉर स्टॉक ए वाज $10 per share 1 year ago. The stock is currently trading at 9.50 per share and shareholders just received a $1 dividend. What return was earned over the past year? तो हमारे पास
चेंज ऑफ द मार्केट प्राइस आ गया, पहले 10 थी और फिर अभी 9.5 है, तो ये करंट है, इसको हम डिवाइड करेंगे विद द डिफरेंस ऑफ द चेंज इन द मार्केट प्राइस और उसको हम ऐड करेंगे जो हमारा डिविडेंड है, तो हमारे पास रिटर्न आएगा। तो जो हमारे पास ये डिविडेंड है उसमें जो प्राइस चेंज है 9.50 माइनस ओल्ड प्राइस ओवर द ओल्ड प्राइस और हमारे पास ये 5% इसका रिटर्न आ गया। तो ये कैलकुलेशन है टू कैलकुलेट रिटर्न, वेरी सिंपल। अभी है डिफाइनिंग रिस्क। रिस्क क्या होता है? द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड, कि एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है तो फ्यूचर जो है वो कोई सर्टन नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो वो एक्सपेक्टेड है। और उन रिटर्न से जो वेरिएबिलिटी है ना वो डिफाइन करती है रिस्क को, कि वो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मीट होता है या वो मीट नहीं होता, या वो मतलब उस एक्सपेक्टेड रिटर्न से बढ़ जाता है, तो ये रिस्क को डिफाइन करता है। तो उसमें फिर आगे चल के हम पढ़ते हैं, व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट सेविंग दिस ईयर, व्हाट रेट विल यू एक्चुअली अर्न, एक एक्सपेक्ट कर रहे हो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप एक एक्चुअल रिटर्न कितना अर्न कर रहे हो। उसके बाद क्या है कि डज इट मैटर इफ इट इज़ अ बैंक सीडी और अ शेयर ऑफ अ स्टॉक, तो आपको जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपका जो एक्चुअल रिटर्न अर्न हो रहा है वो मैटर करता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है या जो बॉन्ड है वो क्या है, मतलब वो शेयर है या वो बैंक आपका बैंक से कुछ बॉन्ड है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरह की क्या वो भी आपको इफेक्ट करती है टू मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो डिटर्मिनिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो तरह के आगे चल के हम उसका फ़र्क देखेंगे। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो ग्रेजुअली जो है ना वो चेंज हो रही होती है, ग्रेजुअली बढ़ रही होती है और फिर या ग्रेजुअली कम हो रही होती है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उसका कोई पैटर्न नहीं होता, कम ज़्यादा 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 कम ऐसे करके वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। तो अभी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये फार्मूला है, आर के ऊपर स्लैश है, इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसेट। हम रिटर्न ऑफ कोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आर आई जो है इज द रिटर्न ऑफ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पी आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिटर्न अकरिंग। सो एक तो रिटर्न है, पहली पॉसिबिलिटी का रिटर्न है, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो हैपन होगा, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज। तो ये आपका फार्मूला एग्जाम्पल से बहुत वाज़ेह हमें पता चल जाएगा। अच्छा, हमारे पास स्टॉक BW है। अच्छा, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आर आई एक्सपेक्टेड रिटर्न 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सम आ जाएगा इनका आगे। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि आपको ये एक्सपेक्टेड है कि आपको -15% आपका रिटर्न हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10% है। आपको 3% लॉस हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 20%, उसके चांसेस हैं। आपको 9% प्रॉफिट हो सकता है, उसके 40% प्रोबेबिलिटी है। 21% प्रॉफिट हो सकता है, उसकी 20% प्रोबेबिलिटी है। 33% आपको रिटर्न मिल सकता है, उसकी 10% प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हम इसको कहते हैं, तो ये 1 होता है। उसके बाद हमने इनका मल्टीपल फैक्टर लेना है ना, तो इसके लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करके आप ये आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है आर वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने इसको ऐड कर लेना है। तो एक्सपेक्टेड आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है या जो इस स्टॉक का BW का वो 9% है। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन आ गई। तो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो 9% आ गया, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का आपने एक्सपेक्टेड जो है रेट ऑफ रिटर्न निकाला है। अच्छा, अभी डिटर्मिनिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया है। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये स्टैटिस्टिकल मेजर है ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन।
इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो वेरिएंस जो आपने लिया है उसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। वेरिएंस में आज आपको पता है कि ये क्या है, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। आर के आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आपको कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे 9%, और पी आई क्या है, आपकी पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। इसके फिर आगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा है। तो हाउ टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था एग्जांपल में। तो अभी क्या है, ये इसका जो फार्मूला है ये वाला आर आई माइनस आर उसका स्क्वायर एंड पी आई, तो ये आपने यहाँ किया। आर आई आपके पास क्या है, ये आ गया, माइनस आर जो रिटर्न है ये उसका स्क्वायर ले लेंगे, और पी आई जो आपके पास आ जाएगा। तो ये हर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 5, ये 5 का आपके पास ये पूरा फार्मूला डेविएशन आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन फिर आप उसको ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। रिटर्न आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, तो वही एग्जांपल हमने कंटिन्यू की है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जब ये अमाउंट हमारे पास आ गई, अंदर वाला फैक्टर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस अमाउंट का 0.01728, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.15%। अभी ये डेविएशन हो सकता है, ठीक है। हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला था 9%, तो इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वो हमारा 13.15% है, और हमने जो रेट ऑफ रिटर्न निकाला था वो 9% है। अभी नेक्स्ट आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जब कैलकुलेट कर लिया है, तो उसमें फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आएगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने निकाला है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें वेरिएशन का कितना परसेंटेज है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ये पता चलेगा कि ये जो सिक्योरिटी है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना चेंज हो सकता है। हम इसको पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, ये रिलेटिव रिस्क है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर रेट ऑफ रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1315 यानी कि 13.15% ओवर 9%। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ BW जो कि वो कंपनी थी जिसका डाटा हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो वो 1.46 है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद ही हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि डिफरेंट जो रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर ऑफ जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है, हर एक का हमें क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो उसको जब हमने सम किया तो वो 9% आया था। तो ये हमारा बेस्ड ऑन दोज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स विद देयर प्रोबेबिलिटीज़ हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया। उसके बाद फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो ये एक पूरा एक सीक्वेंस है, इसमें से 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ आपसे वो पूछेगा, बाकी चीज़ें दी होंगी, या बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ये डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था आपको कि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, -15 है, फिर -3 है, फिर 9 है, 21 33, कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये कंटिन्यूस है, तो ये एक सीक्वेंस से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर उसी सीक्वेंस से ये डाउन होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस है, ये नहीं है कि एक मतलब एक डिफरेंस से ये चेंज हो रहा है, जो इसमें वेरिएशन आ रही है। तो डिस्क्रीट जो है वो उसमें एक पैटर्न फॉलो नहीं होता, कंटिन्यूस में एक पैटर्न फॉलो होता है। तो यही फ़र्क है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। Assume that the following list represents the continuous distribution of population returns for a particular investment
इवन दो देयर आर ओनली 10 रिटर्न्स। 10 रिटर्न्स है, वो आपको परसेंटेज दी हुई है रेट ऑफ रिटर्न की, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पॉपुलेशन। अभी इसको आप दो तरीके हैं, अभी इन्होंने जो बताया हुआ है वो बताया हुआ है कैलकुलेटर के हिसाब से, लेकिन इसको आप उसी क्वेश्चन के हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे पहले बताया। तो ये रेट ऑफ रिटर्न है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बना देनी है एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर आपने इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो निकाल लेना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वो आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप सेम जो प्रोसेस हमने पहले किया था उसके तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कैलकुलेटर को, तो आपने एंटर डेटा फर्स्ट करना है ये, उसके बाद सेकंड डेटा ये, सेकंड जो है वर्क CLR वर्क वो आपने करना है, उसके बाद आप इसको एंटर करते जाएंगे वैल्यूज़ को 9.6 को। तो ये वही सारे आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, 10 रिटर्न है 9.6 माइनस 15.4, तो ये सारे बारी बारी आते जाएंगे, इसको एंटर करते जाएंगे। ये क्या कह रहा है, नोट वी आर इनपुटिंग डेटा ओनली फॉर द x वेरिएबल एंड इग्नोरिंग एंट्रीज फॉर द y वेरिएबल इन दिस केस। तो हमने इसमें सिर्फ x वेरिएबल का हम डेटा एंटर कर रहे हैं। तो ये जब 10 जो है एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज एक्सपेक्टेड रिटर्न की जो वो हमने डाले हैं, तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेट थ्रू द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 9% फॉर द 10 ऑब्जर्वेशंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 13.32। तो वो 9% एक्सपेक्टेड रिटर्न है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 13.32 है। अच्छा, अभी इसके बाद आप कोएफिशिएंट ऑफ ये जो हमने पढ़ा था वेरिएशन, तो वो आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास ये दोनों फिगर हैं 9% और 13.32, तो वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके रिस्क एटीट्यूड के, जो इन्वेस्टर है उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स रिस्क। तो इसमें दो चीज़ें हैं वो आपको उसका कॉन्सेप्ट लेना है। एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है CE, वो क्या है, इज द अमाउंट ऑफ कैश समवन वुड रिक्वायर विद सर्टेनिटी मीन्स विद 100% श्योरिटी एट अ पॉइंट इन टाइम टू मेक द इंडिविजुअल इनडिफरेंट बिटवीन दैट सर्टेन अमाउंट एंड अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड विद रिस्क एट द सेम पॉइंट इन टाइम। तो दो चीज़ें हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है वो कि आपने कितना एक सर्टन है जो आप रिटर्न वो लेंगे एट अ सर्टेन पॉइंट, तो वो जो इंडिविजुअल है वो उसका बिहेवियर कैसे होगा, ही विल बी इंडिफरेंट दैट कि सर्टेन अमाउंट जो है वो रिसीव होगी या वो कितनी एक्सपेक्टेड है कि वो रिसीव हो। तो उसमें रिस्क की कैलकुलेशन होती है। तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड हाउ मच ही इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, तो वो रिस्क एटीट्यूड में आता है। तो अब आगे पता चल जाएगा आपको, वेरी इजी। तो क्या है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अगर वो बढ़ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो वो रिस्क प्रेफरेंस है, वो हाईली रिस्क टेकर है। अगर वो सर्टेनिटी जो इक्विवेलेंट है वो बराबर हो जाता है इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो रिस्क इंडिफरेंस है, उसमें रिस्क जो है वो न्यूट्रल है। अगर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है वो कम हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो वो रिस्क एवर्शन है कि वो इज हाईली वोलाटाइल टुवर्ड्स रिस्क। वो कहता है मैंने रिस्क नहीं लेना, वो रिस्क एवर्स है। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर रिस्क एवर्स, दिस इज फैक्ट, बिकॉज हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वो हर बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सारा कहते हैं कि वी वांट टू मेक श्योर अ सर्टेन गारंटीड रिटर्न, और उस पर ही वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रिस्क नहीं लेते। तो एग्जाम्पल से हमें अभी साबित हो जाएगा। यू हैव द चॉइस बिटवीन 1 अ गारंटीड डॉलर रिवॉर्ड और 2 अ कॉइन फ्लिप गैम्बल ऑफ 100,000 50% चांस और 0% और $0 फॉर 50% चांस। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल इज 50,000। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल
ये इसके बराबर हो गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू गैम्बल के 50,000 के बराबर हो गया है, तो ये फिर क्या है, रिस्क इन डिफरेंस, इससे इसको कोई नहीं फर्क पड़ता। और जो शैनन है उसने कहा है कि ही मस्ट हैव $52,000, तो इसका जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है वो $52,000 है, जो कि इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू से बढ़ गया है, तो ये रिस्क प्रेफरेंस है, यानी कि हाईली रिस्क टेकर है। तो व्हाट आर द रिस्क एटीट्यूड टेंडेंसी, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया है। मैरी शोज रिस्क एवर्शन बिकॉज हर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल। Raleigh exhibit risk indifference because her certainty equivalent equals the expected value of the gamble. Shannon reveals the risk preference because her certainty equivalent is greater than the expected value of the gamble. तो ये risk attitude है different, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, determining the portfolio expected return। अभी पोर्टफोलियो का क्या मतलब है कि आपके जो भी उसमें एसेट्स हैं उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, उसको पोर्टफोलियो का हम देखेंगे। अच्छा, आरपी क्या है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, पहले सिर्फ आर होता था, आर के ऊपर ये जो डैश आर है, जब इसके साथ पी लगाएंगे तो वो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। डब्ल्यूजे क्या है, वेट, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन। वेट ये नहीं है कि वो उसका वेट 1 टन है या 500 kg है, जो भी, ये वेट का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन, कि टोटल इन्वेस्टमेंट में जो हम वो जो एसेट है वो हम ले रहे हैं, वो उसका वेट कितना है, उसकी परसेंटेज प्रोपोर्शन कितनी है टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो डब्ल्यूजे इज द वेट इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन ऑफ फॉर द जेटीएच एसेट इन द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में बहुत सारे एसेट होंगे, तो जो जे एसेट है उसका वो वेट है। तो आर जे जो है ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, लेकिन ये किसका है, ये इस एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक। एम जे इज द टोटल नंबर ऑफ एसेट्स इन द पोर्टफोलियो। तो ये एक फार्मूला है टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा, उसमें फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, लेकिन उसका सीक्वेंस वही है कि पहले आप एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद आप उसके स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, और उसके बाद कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो वो सीक्वेंस वही है, लेकिन डिफरेंट मॉडल यूज़ करेंगे, डिफरेंट अप्रोच होगी। तो अभी ये हम पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा एसेट हो सकते हैं, तो वो फिर हमने जो डब्ल्यू है वो जे, अगर डब्ल्यू जे है तो वो एसेट, जे एसेट है, उसका जो इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन है वो है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट एसेट विल बी अ सेपरेट फैक्टर, और फिर उन सब का मिला के हम वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वो सेम है, वो उसका वेट आर होगा, मतलब जे एसेट है फिर के एसेट है, तो दोनों के जो प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होंगे वो आ रहे होंगे, और हमने ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन पी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो जे एसेट है और जो के एसेट है उसका। तो फिर क्या होगा कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे आप जे की निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद के की निकालेंगे, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को आप कंबाइन करके वो आप दोनों एसेट के जो वेट है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी पोर्टफोलियो की। अच्छा, तो ये भी बता रहा है यहाँ पे, ये वही वेट है ऑफ द के एसेट, डब्ल्यू जे इज द वेट ऑफ द जे एसेट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जे के इज द कोवेरियंस बिटवीन रिटर्न्स ऑफ द जे एंड के एसेट इन द पोर्टफोलियो, जो मैंने आपको भी बताया है। अच्छा, तो हम यहाँ तक इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं। आप उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसमें क्या है कि एक अपेंडिक्स ए है जो इस बुक में चैप्टर 5 में है, आप वो